चलिए आज हम लोग जो क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री को शुरू किए थे उसका आज पार्ट 2 हम लोग शुरू करेंगे। हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ रखा था क्या, कब, कहां और कैसे, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि रसीदा का अखबार पढ़ते समय उसके दिमाग में क्या राउंड किया कि हम 100 साल पहले की पता कैसे लगाएंगे। रसीदा को दिमाग में आया था तो हमने कहा था कि कैसे पता लगाएं। तो हम लोग पढ़े थे कि कैसे पता लगाएंगे, अभिलेखों के माध्यम से। हम लोग कैसे पता लगाएंगे, पांडुलिपियों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, मृद भांडों के माध्यम से। रेडियो सुनते हुए हम लोग पीछे का पता लगा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ रखे थे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि क्या अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि उनका पुरोहित कैसे थे, व्यापार कैसे करते थे, पशुपालन कैसे होता था, आखेट कैसे करते थे, कलाकारी उनका क्या था, उनका जीवन जीने की शैली क्या था। तो अतीत के बारे में हम लोग जान सकते थे, इसको भी हम लोग पीछे पढ़ रखे थे। लोग कहाँ रहते थे इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे कि हमको मानचित्र देखना था और उसमें नर्मदा नदी कहाँ थी, है ना, और वहां पर लोग कब से रह रहे थे, कुशल संग्राहक कैसे थे, जंगलों से उनका परिचय कैसा था, इसके बारे में भी हम लोग पीछे पार्ट्स में पढ़ रखे थे। आपको इसमें देखिए इस चित्र से पूरे पार्ट को हम लोग कवर कर रखे थे कि किरथर की पहाड़ी और सुलेमान यहाँ है, सिंधु नदी के सहायक नदियां यहाँ जो नगर का आरंभ हुआ था यहाँ हुआ था, नर्मदा नदी यहाँ है और यहाँ पर कुछ मगध साम्राज्य है जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। हम लोग फिर गारो की पहाड़ियां के बारे में भी पढ़े थे, यहाँ कृषि का आरंभ हुआ था। इस चीज के बारे में हम लोग किताब से पढ़े थे पिछले पार्ट्स में। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं और पूर्व में लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़े। देश का नाम के बारे में जाने थे कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसको संस्कृत में सिंधु कहते थे। और फिर हम लोग पढ़े कि यूनानी ईरानी का लोग जो है हिंदोस कहे थे या इंदोस कहे थे, जिसको हम लोग इंडिया का इंडिया बोले, इंडस को इंडिया बोले, हिंदोस और इंदोस को हिंदुस्तान बोले, है ना। और इसके बारे में फिर हम लोग पढ़े थे कि अतीत के बारे में कैसे जाने, जो यहाँ रसीदा के सवाल का आंसर मिल जाता है। पांडुलिपि शब्द के बारे में चर्चा किए थे, जो किताबों के माध्यम से लिखा जाता है, जो हाथों के माध्यम से किताब लिखे जाते हैं उसको पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि का कुछ चित्र यहाँ पर दिखाया गया था। आगे हम लोग अभिलेख के बारे में भी पढ़े थे, इसके पुरातात्विक के बारे में पढ़े थे। यहां से हम लोग को टॉपिक शुरू करना था अतीत एक या अनेक। यहां से हम लोग जानेंगे अतीत एक या अनेक। तो हम नहीं कह सकते कि अतीत एक है, अतीत कैसा हो सकता है, अनेक। हम लोग अतीत में वहां का साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग अतीत में सारे कुछ के बारे में पढ़ते हैं, पहले का रहन सहन कैसे था, साम्राज्य कैसे था, जीवन शैलियां कैसी थी, ये सब चीज था। तो अतीत एक नहीं अनेक, ठीक है। क्या तुमने पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, यहाँ अतीत शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा तथ्य कि और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, अलग अलग समूह के लोग के लिए उदाहरण के लिए पशुपालक और कृषकों के जीवन, राजाओं रानियों का जीवन, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों का जीवन भिन्न था। देखिए सब चीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पशुपालक के बारे में, कृषक के बारे में, राजा रानी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिल्पकार के बारे में। तो अतीत अनेक है, बहुवचन रूप लिया गया है। वहां का रीति रिवाज का पालन कैसे था इसके बारे में, इस सब चीज के बारे में हम लोग अतीत में पढ़े। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह भेद अतीत में भी विद्यमान थे। सवाल यहाँ कहता है टॉपिक कि आज जैसे आप अपने भारत के नक्शे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो जो है यहाँ के लोगों का रहन सहन सबसे अधिक क्या है, मछलियां पकड़ना और खाना।
तो ये अपना सारा चीज एक दूसरे जगह भी ट्रांसफर करते हैं और वहां से अपना कुछ लेन देन करते हैं और यहाँ से कुछ अपना चीज देते हैं। इस तरह से ये आज वर्तमान में है, तो पूर्व में भी ऐसा चलता था। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है। इस शासन अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम शासकों द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। कुछ शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम अनेक जीवन के जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। आपको कहता है कि हम लोग अतीत के बारे में तो बहुत कुछ जान भी रहे हैं और अभी अतीत के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी सब कुछ का खोज नहीं हो पाया है ना। कह रहा है कि शासक अपनी विजयों को लेखा जोखा तो रखते थे, है ना। शासक अपने विजय मतलब जहां जीतते थे वहां का तो लेखा जोखा रखा करते थे। यही कारण है कि आज हम लोग शासक की लड़ाई और उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि, पशुपालक जैसे आम आदमी अपनी लेखा जोखा नहीं रखा करते थे। लेखा जोखा नहीं रखा करते थे। पुरातत्व की सहायता से हम अभी बहुत कुछ जाने हैं और अभी बहुत कुछ जानना है। तो हम लोग जो अतीत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी रखते हैं वह विजयी और राजाओं के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग अगले क्लास 7 का जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे 1-2 का, उसमें आपको ज्यादा मिलेगा। तो किसके, आपसे यहां भी है कि किसके रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, तो शिकारी के, मछुआरे के, संग्राहक के, आम आदमी के, कृषि के, पशुपालक के, ये लोगों का बहुत ज्यादा देख रेख का या इनके अतीत नहीं मिल पाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है तिथियों का मतलब तारीख, डेट का मतलब क्या होता है। अगर तुमने तिथि के विषय में पूछो तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 से इसी तरह का कोई आए और बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसा मसीह, धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानी जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 से अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान की तिथियों का आलेख करते हैं। देखिए, कहने का मकसद ये है कि जब भी अगर आपको हम तिथियों का मतलब पूछें कि पहले का लोग कैसे तिथि में दिन, महीना और वर्ष लिखते होंगे। आज के हम लोग तिथि में पहले दिन लिख लेते हैं, फिर महीना लिख लेते हैं और फिर वर्ष लिख लेते हैं। तो ये वाली बात अगर हम करें तो ये वाली बात का शुरुआत कब से हुआ है? आज के 2000 साल पहले से शुरू हुआ है। तो 2000 साल से पहले क्या लोग लिखते थे? तो यहाँ पर अपना किताब बताता है कि हम लोग का एक धर्म परिवर्तक ईसा मसीह हैं और ईसा मसीह का जन्म से सब कुछ ले लिया गया है और उसी से हम लोग अपना तारीख लिखते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा, यह आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, है ना। एक लाइनिंग है, ये पूरे जिंदगी है, समझ लीजिए। आपका आज से पूर्व तक की बात है, लेकिन जो मध्य बिंदु है यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ है। किनका? ईसा मसीह का। अब ईसा मसीह को जो पीछे, ईसा मसीह के जन्म से पीछे जो है, इसकी कोई पता नहीं है कि कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, कौन सा महीना था। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ईसा पूर्व कह देते हैं, ईसा पूर्व, है ना। और ईसा के जन्म के बाद जितने सारे तारीख आए उसमें डेट में दिन, महीना और वर्ष सब कुछ विद्यमान है। तो हम लोग एक बोलते हैं ईसा के जन्म से, ईसा से पूर्व और ईसा के बाद। इधर हम लोग बोलेंगे ईसा। यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, है ना। ईसा पूर्व होता है। कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा जाता था, यह एनो डोमिन
नामक के दो लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पूर्व से है। कभी कभी एडी के जगह बीसी तथा बीसी के जगह बीसीई का भी प्रयोग होता है। तो यहां देख लीजिए, इसमें हम लोग ईसा पूर्व को हम लोग एडी भी कह देते हैं, बीसी भी कह देते हैं और ईसा पूर्व भी कह देते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को बिफोर कॉमन कह देते हैं या बीसीए भी कह देते हैं, बिफोर कॉमन एरा, है ना। और एडी भी कहते हैं और ईसा पूर्व भी कहते हैं। और इधर को जो हम लोग लिखते हैं वो ईसवी लिखते हैं, ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी लिखते हैं और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को बीसीए या बीसी या एडी या ईसा पूर्व लिखते हैं। ठीक है। आप इधर कैलेंडर का सामान्य भारत में तिथियों का रूप में लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है ना। तो यही चीज आपको ये वाली पार्ट्स पूरा समझाना चाहता है, ईसा मसीह जन्म के पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद। यहां इसको हम लोग समझे। अब आगे बढ़ते हैं। आप इस चित्र को देखिए, अन्यत्र, है ना। इस चित्र को देखिए, पहले का लोग अपने लिखने के लिए, अपने भाषा को बताने के लिए इस चित्र का इस्तेमाल करते थे। आइए पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कोई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेख में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेख में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि अर्थ निकालने और प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश में मिस्र में मिलती है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। देखिए, यहां लिखा है कि मिस्र के उत्तरी तट पर एक रोसेटा नामक का एक कस्बा है, कस्बा मतलब गांव है, जहां उत्कीर्ण करने पर पत्थर मिला है और उस पत्थर पर 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखी गई है। कौन कौन भाषा में है? तो वो भाषा है यूनानी, मिस्र लिपि, है ना। यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। विद्वानों ने राजा और रानियों के नाम का एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं, ऐसा कहते हैं। और उसको फ्रेम में जो उनका राजा रानी का नाम दिखाया गया है उसको कारतूस कहा जाता है ना। जो राजा रानी का फ्रेम में एक नाम दर्शाया गया है उसको कारतूस कहा गया है, कारतूस। ठीक है। इसके बाद विद्वानों ने यूनान मिस्र संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्र अक्षरों का समर्थक ध्वनियों को पहचान की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए अक्षर, एल अक्षर के लिए शेर बनाया गया है। आप ध्यान से देखिए, ए अक्षर के लिए क्या बनाया गया है? शेर। एल अक्षर आप देख रहे हैं, इसके लिए क्या बनाया गया है? शेर। यहां भी अगर आप एल देखें तो इसके ऊपर क्या बनाया हुआ है? एल, है ना। अगर ए अक्षर के लिए पंछी बनाया गया है, देखिए जहां जहां पंछी मिलेगा वहां वहां आपको क्या समझना है कि ए लिखा हुआ है। देखिए इसमें पंछी है नहीं, इसमें ए नहीं लिखा हुआ है। इसमें पंछी है, ए लिखा हुआ है मतलब पंछी है तो ए लिखा हुआ है, पंछी है मतलब ए लिखा हुआ है। अगर शेर छपा हुआ है तो एल समझना है, अगर फरसा बना हुआ है तो आई समझना है ना। इस तरह से पहले यूनानी और मिस्र भाषाओं में लिखा गया है। जब इन्हें जान लिया तो विभिन्न अक्षर अनेक प्रयुक्त हुए हैं, तो आसानी से यह अभिलेख को भी पढ़ा जा सकता है। यहीं तक आज तक का आपका टॉपिक दिया हुआ था। कुछ उपयोगी शब्द आप देख लीजिए। उपयोगी शब्द में हमने उपयोगी शब्द में पढ़ा यात्रा के बारे में। तो पूर्व में लोग यात्रा क्यों करते थे? तो कभी भोजन के लिए भी यात्रा करते थे, यात्रा के लिए भी, व्यापार के लिए भी यात्रा करते थे, और संग्राहक और आखेट के लिए भी लोग यात्रा किया करते थे। पांडुलिपि जो हाथ से लिखा गया किताब था, जो पुस्तक को हाथ से लिखा गया है, जिसको ताड़ के पत्ते पर या हिमालय में भुर्ज नामक पौधे का छाल पर जो लिखा गया है
उसको पांडुलिपि कहते हैं। अभिलेख जो कठोर पत्थर सतहों पर बनाया गया है उसको अभिलेख कहते हैं। अभिलेख पत्थर ये लोहे का भी हो सकता है और सपाट पत्थर का भी हो सकता है। पुरातत्व जो इतिहास का जानकारी रखते हैं, जो चित्र को समझ सकते हैं, मृदभांड को समझ सकते हैं, उसको पुरातत्व कहा गया है। इतिहासकार जो सभी चीज की जानकारी रखते हैं, अतीत के बारे में नॉलेज रखते हैं, इतिहासकार कहते हैं। स्रोत जो चीज उत्खनन के बाद मतलब कोड़ने के बाद निकलता है और उससे पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो मछली का कांट हो मतलब मछली का हड्डी हो, पंछी का हड्डी हो, या एक छोटा सा गगरी निकला हुआ हो, ये सभी चीज सिक्का निकला हुआ हो, उसको हम लोग स्रोत कहेंगे। अज्ञात लिपि जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अज्ञात लिपि। अर्थ निकालना जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा गया कि पंछी का मतलब ए लिखा हुआ है, शेर छापने का मतलब एल लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अर्थ निकालना। ठीक है, ये था उपयोगी शब्द। ये सारे शब्द को यदि आप समझ रहे हैं तो समझिए आपको चैप्टर का नॉलेज हो गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिया हुआ है। ये तिथियां आपको याद करने के लिए नहीं, आपको पिछले चैप्टर से ही दे दिया गया है। इसको आप ध्यान से समझिए, ये आपके बड़ा काम का चीज है। आपको बोला है कि कृषि का आरंभ कब हुआ है, तो 8000 वर्ष पहले हुआ है। मतलब हम लोग कृषि का अभी तक जो साक्ष्य मिला है उसके हिसाब से बात हो रहा है कि कृषि का आरंभ कब हुआ है? 8000 वर्ष पूर्व, है ना। फिर कहता है सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी रहने का साक्ष्य 4700 मतलब कि 4700 वर्ष पहले मिला है, लेकिन खेती करते थे वो 8000 साल पहले मिला है, लेकिन वहां पर रहने का साक्ष्य नहीं मिला है। इस बात को समझिए, खेती का साक्ष्य 8000 पहले मिला है, लेकिन अभी नगर जो बसाने का साक्ष्य है वो 4700 वर्ष पहले मिला है, यानी कि 4000 अभी भी आगे है कृषि। यानी कृषि क्यों करते होंगे? यानी वहां रहते होंगे, लेकिन वहां कृषि का साक्ष्य मिला है लेकिन रहने का साक्ष्य नहीं मिला है। आगे फिर देखिए, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, जहां हम लोग मगध शब्द जो यूज किए हैं हम लोग पढ़े थे चैप्टर में है कि मगध एक विशाल साम्राज्य बना था और यहाँ का शासक बड़ा मजबूत थे, और मगध जो था वो गंगा का जो नदी है उसके आसपास का क्षेत्र को हम लोग मगध कहते हैं। यह विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। ऐसे तो नगर आपको आगे भी मिले थे, जहां सिंधु नदी का सिंधु नदी जो है जो बहा है और उसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ भी आरंभिक नगर मिले हैं, लेकिन ये विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। तो विशाल साम्राज्य के स्थापित के साथ जो नगर है वो कहाँ है? गंगा घाटी मगध में है, जो 2500 वर्ष पूर्व मिला है। और वर्तमान शब्द का अगर हम यूज कर रहे हैं तो आप समझिए कि हम ईसा के जन्म का बाद की बात कर रहे हैं, ईसा के जन्म से पहले की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान समय का जैसे ही हम अगर शब्द का यूज करेंगे तो हम समझेंगे कि ईसा मसीह का जन्म हो गया है और 2000 से शुरू करके हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान मतलब 2000 से पूर्व। आइए अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर को करते हैं। प्रश्न उत्तर को करने के लिए आप ध्यान से बने रहिए। देखिए, आओ याद करें, आओ याद करें, आपको निम्नलिखित सुमेल करना है, मिलान करना है। ठीक है, बताइए नर्मदा नदी में क्या हुआ था? नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी कहां लगेगा? क्या नर्मदा घाटी पहला बड़ा राज्य था, आखेटक संग्रह था, 2500 वर्ष पूर्व पहले नगर था, या आरंभिक किसी थी, या प्रथम नगर था? बताइए नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी क्या होगा? आप पहले तो एक ऐसी याद कर लीजिए कि नर्मदा घाटी कहां होगा? आखेटक और संग्रह। यहां मतलब आखेटक में शिकार करने के लिए और एक साथ रहने का संग्रहण करने का, जमा करने का चीज मिलता है। अगर छोटी सी मजाक में बोले तो यहाँ नाम है खुद नर और मादा, मतलब नर्मदा, है ना। तो नर्मदा जहां रहेंगे वहां संग्रह करेंगे ही, और आखेट करेंगे मतलब लड़ाई शिकार करेंगे ही। तो नर्मदा घाटी से क्या मिला है? आखेट और संग्रह मिला है। अच्छा, यहां भी आपको दिया गया था? नहीं, इसमें नहीं है। बताइए मगध में क्या मिला? तो अभी आपको तुरंत यहां मिला कि मगध में क्या था? बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व था। तो आप मगध कहां लगा देंगे? लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर। ठीक है, आइए गारो की पहाड़ी,
जहां पहाड़ रहेगा वहां औषधि मिलेगा, मतलब दवाई मिलेगा, और जहां पहाड़ है वहीं कृषि शुरू होगा। तो याद रखिएगा कि गारो की पहाड़ी से क्या हुआ था, आरंभिक कृषि का पता चला है। ठीक है, गारो की पहाड़ी जो हम लोग नक्शे में मिला था इस तरह में, यहाँ पर गारो की पहाड़ी जो मिली थी, है ना। आइए, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां, वहां क्या हुआ था, वहां प्रथम नगर मिला था या बड़ा राज्य मिला था, तो प्रथम नगर मिले थे। ठीक है ना, सिंधु में क्या मिले थे, प्रथम नगर। और गंगा घाटी में क्या मिला था, गंगा घाटी के पास क्या था, तो मगध का क्षेत्र था, और जो मगध का क्षेत्र था वो विशाल बड़ा राज्य था, तो मगध का क्षेत्र का होगा, बड़ा राज्य होगा। यानी हम आंसर में कह सकते हैं कि इसको अगर इस तरह से, तो इसको आप कहिए ए, इसको कह दीजिए बी सी डी, है ना। अच्छा सॉरी, इसको इस तरह से कह लीजिए 1 2 3 4 और 5, है ना। इसको आप कहिए ए बी सी डी और ई। यानी एक कहां लगेगा, हम आंसर को इस तरह से लिख लेते हैं, एक किसके साथ होगा, एक होगा आपका नर्मदा घाटी, नर और मादा कहां रहेंगे, तो जहां लड़ाई करेंगे आखिर तक, और संग्रह भी करेंगे, जमा भी करेंगे, यानी एक का बी हो जाएगा। 2 की बात करें तो मगध देखिए यहाँ कहा था 2500 वर्ष पूर्व, है ना, यानी 2 का सी हो जाएगा। 3 बताइए, 3 क्या था, गारो की पहाड़ी, जहां पहाड़ होंगे वहीं कृषि शुरू होगा, तो गारो की पहाड़ी आरंभिक कृषि यानी डी होगा। और अगर 4 की बात करें, सिंधु और इसकी सहायक नदियां, तो सहायक नदी में क्या निकला था, प्रथम नगर निकले थे, यानी 4 का ई होंगे। और गंगा घाटी की बात करें तो गंगा घाटी से क्या निर्माण हुआ था, मगध का, और मगध कैसा था, तो पहला बड़ा राज्य था, यानी 5 का ई होगा, है ना, 5 का ई। इस तरह से इसका आंसर हम लोग सॉल्व कर पाए। उसके लिए टफ है, जिसने पहले पीछे चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तो आप अगर नहीं भी पढ़े तो एक बार देख लीजिए पीछे, आई बटन पर आप जाने के बाद पीछे वाले वीडियो में चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पांडुलिपि तथा अभिलेख में एक प्रमुख अंतर बताओ। एक ही बताना है, ज्यादा नहीं। तो आपको बार बार अभी तक पूरे किताब का हम पढ़ाते समय टॉपिक में भी बताए थे कि पांडुलिपि का मतलब क्या होता है और अभिलेख का मतलब क्या होता है। आप एक तरफ कर लेंगे पांडुलिपि, ठीक है, और एक तरफ कर लेंगे अभिलेख, ठीक है ना। तो एक तरफ कर लेंगे पांडुलिपि और एक तरफ अभिलेख। कितने बताने हैं, एक अंतर बताना है, एक अंतर आप लिख दीजिए। पांडुलिपि क्या था, हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से लिखे हुए किताब, और क्या पर था, पेड़ के छाल पर था, ताड़ के पत्ते पर था, है ना। अभिलेख बताइए, एक ही अंतर बताना आपको। अभिलेख बताइए, तो अभिलेख क्या था, कठोर सतहों पर लिखा गया था, कठोर सतह पर लिखा गया था। और कठोर सतह भी कैसा था, कठोर सतह क्या था, तो कठोर सतह में आप लिखेंगे एक था आपका लोहा और एक था सपाट पत्थर, है ना। इस तरह से आप एक अंतर बता सकते हैं कि अभिलेख क्या है, पांडुलिपि क्या है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन था, आओ चर्चा करते हैं। सवाल आपका 2 ही था, बाकी आपको चर्चा करना है। आगे बढ़िए, कहता है सबसे शुरू वाली बात ही, रसीदा जो लड़की थी, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। जो रसीदा को आप देखे थे चैप्टर शुरू करने से पहले ही, रसीदा क्या सोच रही थी, तो रसीदा सोच रही थी बैठे बैठे, देख लीजिए हम आपको दिखा देते हैं। रसीदा अचानक जब पढ़ रही थी तो पढ़ते समय उसके दिमाग में आया था कि 100 साल पहले, ये सोचने लगी थी कि आज का आदमी 100 साल पहले की बात कैसे जान सकता है, यही इसका प्रश्न था।
कि हम आज पढ़ रहे हैं 100 साल पहले की बात कैसे जानेंगे। तो वही आपको प्रश्न कहा कि रसीदा का जो सवाल था उसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि रसीदा का आंसर का नाम मिल सकता है कि अतीत के बारे में हम लोग जान सकते हैं। कैसे, तो अतीत के बारे में हम जान सकते हैं पांडुलिपि के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से, ठीक है, पांडुलिपि के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से, कुछ खुदाई में मिट्टी उट्टी जो आपको चिड़िया का हड्डी मिला था, ठीक है, सिक्के मिले थे उसके माध्यम से, पुरातत्व में जो किताब बने थे उसके माध्यम से, इतिहासकार के माध्यम से, पुरातत्वविदों के माध्यम से हम लोग इतिहास का और 100 साल पहले की बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो लिख दे क्या इसमें आपका जो प्रश्न आया कि रसीदा के प्रश्न को पढ़े और इसका क्या उत्तर हो सकता है, तो आप एक ही लाइन में बोलेंगे कि रसीदा का प्रश्न के पढ़ने के बाद हम 100 साल पहले की बात को जान सकते हैं। किन किन माध्यमों से जान सकते हैं, तो हमारा जानने का माध्यम होगा अभिलेख, और क्या माध्यम हो सकते हैं, सिक्का, और क्या माध्यम हो सकते हैं, पांडुलिपि, और क्या माध्यम हो सकते हैं, महाकाव्य, और क्या हो सकते हैं, साक्ष्य यानी स्रोत, ठीक है। ये सब चीज के माध्यम से हम 100 साल पहले जो हो रहा था उस सारी चीजों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाइए। माने पुरातत्वविदों में क्या क्या पाया गया उसकी सूची बनाइए, और उसमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। माने पुरातत्वविदों द्वारा पाए जाने वाले सभी वस्तु का सूची बनाना है, जो भी 2-4 आप नाम जानते हैं, और उनमें कौन सी वस्तु पत्थर की बनी हो सकती है इसके बारे में आपको बताना है। तो हम बोलेंगे कि पुरातत्वविदों में बहुत कुछ मिला है, सिक्के मिले हैं, घड़ा मिला है, 2-4 का नाम आप लिख लीजिए। सिक्के मिले हैं, घड़ा मिला है, मछली के कांटे मिले हैं। तो इसमें मिट्टी का कौन हो सकता है, नहीं क्या पूछा था, पत्थर का कौन हो सकता है। तो अभिलेख हमारा कैसे हो सकते हैं, अभिलेख जो पहले से दबा हुआ मिल रहा है उत्खनन करने के बाद, उड़ने के बाद, तो वह अभिलेख कैसे हो सकते हैं, पत्थर का हो सकते हैं। कुछ मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन या कुछ पात्र भी पत्थर का हो सकते हैं। और पत्थर का क्या हो सकते हैं, तो औजार पत्थर का हो सकते हैं। औजार आप जान रहे हैं ना, जो पहले के लोग शिकार खेलने के लिए जानवरों को मारते थे तो वो एक भाला बनाते थे, और वो भी कैसा, पत्थर का। अभी चकमक पत्थर के द्वारा वे आग का आविष्कार किए, चकमक पत्थर। आग का आविष्कार किसके, कौन पत्थर से किए थे, वे चकमक के पत्थर से किए थे। तो वे आग के निर्माण के लिए भी क्या किए थे, पत्थर का उपयोग किए थे। तो ये सारे चीज पुरातत्वविदों द्वारा पत्थरों का हो सकते हैं। कहीं कहीं उनका मकान भी पत्थरों का मिला है, धरती के अंदर भी और धरती के बाहर भी। जिसको धरती के अंदर जो मकान होते हैं उसको गर्तावास कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, साधारण स्त्री पुरुष का कार्य विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो, है ना। अच्छा हम लड़का है, बोल दीजिएगा कि लड़की नहीं है, सोचती हो कह रहा है, ठीक है। तो साधारण स्त्री और पुरुष का कार्य का विवरण क्यों नहीं था, इसके बारे में क्या सोचती हो या रसीदा के हिसाब से सवाल दिया गया है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि साधारण स्त्री या पुरुष, साधारण स्त्री पुरुष या जो साधारण व्यक्ति थे, नाई थे, मजदूर थे, कृषि थे, ये लोग अपना विवरण क्यों नहीं रखते थे, तो क्योंकि ये तो खुद भी कमाने खाने वाले लोग थे, ये आखेटक करने वाले लोग थे, ये जंगलों में रहने वाले लोग थे। तो ये अपने बात को पूर्व में से मतलब वर्तमान को भविष्य में बताने के लिए क्या रखते, हो सकता है उस समय वो बहुत महंगा पड़ता हो, या पत्थर तराशने की विधि व्यवस्था अलग हो, है ना, या इनके पास उतना सारा पैसा ना हो, या इनके पास आखेटक से समय नहीं बचता हो कि ये अपना विवरण को रख सके, है ना। पर राजाओं के पास समय था,
उतने पैसे थे तो वे रखते थे, पर ये साधारण स्त्री पुरुष के पास पैसे नहीं थे, व्यवस्था नहीं था, समय नहीं थे, एक जगह इनका निवास स्थान नहीं था, इसके कारण भी ये अपना विवरण नहीं रख पाए होंगे। होंगे ही कह सकते हैं, है नहीं कह सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ गए होंगे। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि यह कॉस्टली था, महंगा था, समय नहीं था, इनका निवास स्थान एक जगह नहीं हो सकता था, इसके कारण ये नहीं रख पाते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिसमें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। कह रहा है कि आपको 2 ऐसी बात को बताना है जिसमें राजा और किसान की भिन्नता का पता चलता है। तो आप बहुत सारे चीज को बता सकते हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि राजा जो थे, राजाओं के अनुसार उनके वैभव, उनकी शक्ति और उनके कार्य के लिए वे मंदिरों का निर्माण कर लिया करते थे, वे अपना प्रशस्ति पत्र लिखवाया करते थे। मंदिरों का निर्माण करते थे, वे अपने कार्य के लिए अभिलेखों का निर्माण करवाया करते थे, वे अपने वैभव बनने के लिए बहुत कुछ किया करते थे। लेकिन किसान ऐसा कुछ करता नहीं था। इन सारी बातों से पता चलता है कि इन लोगों में जिंदगी जीने का तरीका अलग अलग था। किसान टैक्स भरता था, राजा टैक्स लेता था। किसान अपने जिंदगी जीने की वो सारे मूलभूत आवश्यकताओं को उत्पन्न करते थे जो उनकी जरूरत था, और राजाओं जो थे इनके द्वारा उत्पादन किए गए चीजों को अगले जगह बेच करके वहां से दूसरे चीज का आयात और निर्यात किया करते थे। तो इस प्रकार से इन दोनों में भिन्न था। अब हम मान सकते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोग चैप्टर को शुरू किए थे अतीत, जिसका इतिहास इसका शब्द है, और इसका चैप्टर का नाम था कब, क्यों और कैसे। तो अब आपके सारे चीज एक पार्ट का पूरा हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में।